साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के आए हैं। आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत नामक संप्रत्यय पर चर्चा करेंगे। यद्यपि विद्वानों ने बुद्धि को एक जटिल संप्रत्यय बताया है और इसको परिभाषित करते हुए स्टोडार्ड महोदय ने लिखा है कि बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, जटिलता, मितव्ययता, लक्ष्य की अनुकूलता, सामाजिक मूल्य और मौलिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा शक्ति की एकाग्रता और संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में इन क्रियाओं को बनाए रखने की योग्यता है। तो बुद्धि कितना जटिल संप्रत्यय है जिसमें बहुत कुछ समाहित होता है और बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने अलग अलग विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो बुद्धि की प्रकृति और संरचना को स्पष्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला कारक है एक कारक का सिद्धांत। इस एक कारक के सिद्धांत का प्रतिपादन 1905 में विनय के द्वारा किया गया था। तो पहला सिद्धांत एक कारक का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत द्विकारक का सिद्धांत, तीसरा बहुकारक सिद्धांत, चौथा समूह कारक सिद्धांत, पांचवा पदानुक्रमिक सिद्धांत, छठवां बुद्धि संरचना, सातवां तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत और आठवां बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत। हम इन 8 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो पहला जो सिद्धांत है वो एक कारक का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन विनय के द्वारा किया गया था सन 1905 में। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, इसलिए इस अविभाज्य इकाई या विजिबल यूनिट के कारण ही इसको एक कारक का सिद्धांत दिया था। वहीं इसके बाद दूसरे विद्वान स्पीयरमैन थे, उन्होंने कहा नहीं, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई नहीं है बल्कि यह 2 कारकों के समन्वय से बनती है। इसलिए स्पीयरमैन ने इस को द्विकारक सिद्धांत नाम दिया। उन्होंने बताया था कि बुद्धि एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक 2 कारकों के संयोजन से बनती है, जिसको हम जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो दूसरा कारक बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत है। तीसरा कारक उन्होंने बताया था बहुकारक सिद्धांत। इसके बाद थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था कि बुद्धि ना तो एक कारक का सिद्धांत है ना द्विकारक का सिद्धांत है बल्कि बुद्धि बहुकारक सिद्धांत है। अर्थात बुद्धि अनेक या असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी एक विशिष्ट मानसिक विशेषता का या मानसिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उन्होंने इसको बहुकारक सिद्धांत नाम दिया था। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय जी। चौथा समूह कारक सिद्धांत। ये समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इन्होंने बताया था कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समूह है और जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 6 प्राथमिक कारकों की चर्चा की थी, जिनका नाम है वो 6 कारक होंगे: आंकिक कारक, शाब्दिक कारक, स्थानिक कारक, वाक्पटुता कारक, तार्किक कारक, स्मृति कारक इत्यादि। ये 6 कारक हैं जिन 6 कारकों के संयोजन से बुद्धि का संप्रत्यय बनता है। क्योंकि और ये सारे कारक प्रत्येक जटिल मानसिक कार्य में इन 6 कारकों की कुछ ना कुछ आवश्यकता बनी ही रहती है। इसलिए थर्स्टन ने प्राथमिक या मानसिक योग्यताओं का नाम दिया और इस सिद्धांत का नाम समूह कारक सिद्धांत दिया थर्स्टन के द्वारा। अगला 5वां सिद्धांत होगा पदानुक्रमिक सिद्धांत और इस पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन फिलिप बर्नन के द्वारा दिया गया था। फिलिप बर्नन ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए इसको पदानुक्रमिक नाम दिया। उन्होंने बताया था कि सामान्य कारक, उन्होंने बताया कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। बुद्धि की यह संरचना को प्रस्तुत करते फिलिप बर्नन लिखते हैं कि मानवीय कारक एक क्रमिक या व्यवस्थित रूप में होती है। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक पहला क्रमशः उन्होंने बताया था
जी फैक्टर या सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक जिसको हम मेजर ग्रुप फैक्टर कहते हैं। अगला उन्होंने लघु समूह कारक जिसको हम माइनर ग्रुप फैक्टर कहते हैं, और इसके बाद उन्होंने विशिष्ट कारक, ये विभिन्न कारकों को बताया था, और जिसमें जी कारक का उन्होंने बहुत व्यापक कारक बताया था। इस तरह से फिलिप वर्नर ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, जो एक हायरार्चिकल सिस्टम को फॉलो करता है, पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण कारक है जिसको हम आधुनिक कारक के नाम, आधुनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसको बुद्धि संरचना के नाम से जाना जाता है, जिसकी आज वर्तमान समय में बहुत ही धूम मची हुई है, और इसके प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड हैं। जेपी गिलफोर्ड ने और उनके अनुयायियों के द्वारा, सहयोगियों ने इसको त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया, तब इसलिए इसको त्रिविमीय कारक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 3 विमाओं के रूप में बुद्धि की संरचना को समझाने का प्रयास किया, इसलिए इसे बुद्धि संरचना सिद्धांत कहते हैं या बुद्धि संरचना कारक कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने 3 प्रकार से बुद्धि की संरचना के 3 डायमेंशन बताए, 3 डायमेंशन या त्रिविमीय 3 विमाएं बताएं। पहली विमा संक्रियाएं, दूसरी विमा परिणाम, पहली विमा संक्रियाएं, दूसरी विमा विषय वस्तुएं और तीसरी विमा परिणाम। संक्रियाओं के अंतर, पहली जो विमा होगी वो जो 3 विमाएं बताई गई हैं जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, पहली विमा उन्होंने विषय वस्तुओं के रूप में स्पष्ट किया, जिसके 4 प्रारूप बताए उन्होंने। विषय वस्तुओं में हम विषय वस्तु को देखते हैं तो या तो है आकृतिक रूप में होती है, या सांकेतिक रूप में होती है, या शाब्दिक रूप में होती है, या व्यवहारिक रूप में। तो आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, ये 4 विमाएं बताई हैं। इसके बाद दूसरी विषय वस्तु के बाद हम संक्रिया पर पहुंचते हैं, तो संक्रिया के 5 चैप्टर होते हैं, 5 बिंदु होते हैं। ये 5 प्रकार जो हैं, जिनमें संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन और मूल्यांकन, हम 5 प्रकार से विभाजित करते हैं। जेपी गिलफोर्ड जी ने बुद्धि संरचना में संक्रियाओं के रूप में 5 प्रकार से विभाजित किया, जिसमें संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन और गैर परंपरागत चिंतन, और अगला है मूल्यांकन। अगला तीसरी विमा जो है गिलफोर्ड जी जिसको परिणाम कहते हैं, जिन्होंने उसको 6 कारकों के रूप में बताया, 6 तत्वों के रूप में बताया, या 6 प्रकार से उसको बताया, जिसमें इकाइयां होंगी। परिणाम इकाई के रूप में मिल सकता है, वर्ग के रूप में मिल सकता है, संबंध के रूप में, या एक सिस्टम प्रणाली के रूप में, या प्रत्यावर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, या निहितार्थ के रूप में। इस तरह से 4, 5, 6 विषय वस्तु के 4 प्रकार, संक्रियाओं के 5 प्रकार और परिणाम के 6 प्रकार। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 × 6 बराबर 120 होता है। कितना होता है? 120। तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के 120 कारक बताए, और ये बुद्धि संरचना सिद्धांत था जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत। अगला 7वां सिद्धांत है तरल ठोस सिद्धांत। ये तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। आरबी कैटल एक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने सन 1963 में बुद्धि के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और जिसके अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने बताए, जिसमें पहला था तरल बुद्धि और दूसरा था ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, तरल ठोस, इसी के आधार पर हम इसको तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चूंकि तरल वस्तुएं तरल बुद्धि स्पीयरमैन के जी कारक के रूप में के समान होती है, और इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित रहती है। इसके विपरीत ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों से होता है, और वस्तुतः ठोस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। इस तरह से स्पष्ट है कि तरल बुद्धि और वातावरणीय कारक, तरल बुद्धि और वातावरणीय उद्बोधन के द्वारा ठोस बुद्धि की सीमा का निर्धारण होता है, और ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में भी होता है। तो ये था कैटल के द्वारा प्रस्तुत तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। चूंकि इस सिद्धांत की आलोचना अनेक मनोवैज्ञानिकों ने की है, लेकिन इसके संबंध में ऐसा कोई स्पष्ट शोध प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के सिद्धांत के अंतर को सिद्ध कर सके। तो ये था
सातवां सिद्धांत तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। अगला अंतिम आठवां सिद्धांत जिसको हम बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और ये बहुबुद्धि सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सन 1953 में, सन 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत नामक बुद्धि के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंतिम बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर, और इस सिद्धांत को 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत नामक एक नए सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किया गया। और गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं है बल्कि बहुप्रकारी है, और उन्होंने कुछ 7 तरह की बुद्धि बताई, जो ये क्रमशः 7 प्रकार होते हैं। जैसे भाषाई बुद्धि, जिसको हम लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहेंगे। दूसरा तार्किक बुद्धि, ये तार्किक या गणितीय बुद्धि, जिसको हम लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहेंगे। तीसरा स्थानिक बुद्धि, जिसको हम स्पेटियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अगला चौथा होगा, वो होगा शरीरगत की बुद्धि, जिसको हम बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी का किनेटिक इंटेलिजेंस कहेंगे, शरीरगत की बुद्धि। पांचवा होगा संगीत बुद्धि, जिसको हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहेंगे। छठवां उन्होंने बताया व्यक्तिक आत्मबुद्धि, जिसको पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस कहते हैं, व्यक्तिक आत्मबुद्धि। छठवां कारक उन्होंने बताया व्यक्तिक आत्मसिद्धि। और 7वां कारक अंतिम कारक है, जिसे इन्होंने व्यक्तिक अन्य बुद्धि के नाम से व्यक्त किया है। क्योंकि भाषाई बुद्धि का संबंध वाक्यों शब्दों के बोध से होता है, और जबकि गणितीय या तार्किक बुद्धि का संबंध गणितीय संपत्तियों से होता है। तीसरा जो स्थानिक कारक बताया था, उसका संबंध स्थानीय जगह से होता है। और चौथा जो कारक है वो शरीरगत की बुद्धि सिद्धांत है, इसका संबंध शरीरगत की नियंत्रण करने और इसमें प्रवृत्ता, कल्पना इत्यादि से होता है, शक्ति से है। अगला जो कारक था वो था आपका संगीत बुद्धि, और संगीत बुद्धि का संबंध संगीत इत्यादि से है। और वैयक्तिक आत्मबुद्धि का संबंध सेल्फ कॉन्सेप्ट से, इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट से माना जाता है। तो ये थे विभिन्न बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें एक कारक का सिद्धांत विनय के द्वारा, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन के द्वारा, बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटेल, और बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये था हमारा बुद्धि के सिद्धांत, जो आप लोगों को समझ में आए होंगे। और तो आशा करता हूं कि हमारा ये बुद्धि का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार।